नेशनल हेराल्ड मामले में बढ़ी राहुल सोनिया की मुश्किलें। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को दी चुनौती। ईडी की हाई कोर्ट में अपील, बौखलाई कांग्रेस। कितना आधारहीन, कितना तथ्यहीन, कितना तर्कहीन केस था ये। पीएमएलए का सेक्शन 5 कहता है कि कोई जो अधिकृत व्यक्ति है उसके वही शिकायत दर्ज कर सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी तो कोई अधिकृत व्यक्ति थे नहीं। सीबीआई लगातार कहती रही कि हमें अधिकार क्षेत्र से बाहर जाना पड़ेगा, एफआईआर नहीं कर सकते हैं। अचानक फिर 2021 में एफआईआर दर्ज कर दी गई, उसके लिए भी आड़े हाथों लिया स्पेशल कोर्ट ने। नेशनल हेल्थ मामले को लेकर एक बार फिर राजनीतिक और कानूनी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। जांच एजेंसी ईडी ने कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले में दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार किए जाने के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ईडी का कहना है कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में कई कानूनी खामियां हैं और इस सब फैसले की समीक्षा जरूरी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा था, तो नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले में फैसला सुनाते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट को गैर कानूनी ठहराया था। कोर्ट ने कहा था कि यह निजी शिकायत पर आधारित थी, न कि किसी प्रीडिकेटेड ऑफिस की एफआईआर पर। और अब देखिए कि इस मामले को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा ईडी ने खटखटा दिया है और इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने साफ किया है कि पीएमएलए के तहत जांच के लिए एफआईआर जरूरी है, तो वहीं हाई कोर्ट में दाखिल अर्जी में ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए अपील में कहा कि फैसला गलत है और शिकायत पर आगे बढ़ने की जरूरत है। नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने दर्ज की थी एफआईआर। बता दें कि यह मामला उस समय और चर्चा में आया जब स्पेशल जज विशाल गोगने ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के एक आदेश को खारिज कर दिया। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को एफआईआर की कॉपी देने का निर्देश दिया था और इस आदेश को दिल्ली पुलिस ने चुनौती दी थी। सुनवाई के बाद स्पेशल जज ने कहा कि गांधी परिवार एफआईआर की कॉपी पाने के हकदार नहीं है। हालांकि कोर्ट ने यह जरूर साफ किया कि आरोपियों को यह जानकारी दी जा सकती है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अब आपको बता दें कि इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता के अंदर काफी ज्यादा बौखलाहट है। कांग्रेस के नेता इस मामले को लेकर तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। इस मामले को लेकर आपको बता दें कि दिव्या मडरना उनका बयान सामने आया, क्या कुछ कह रही है वो सुनिए। 2014 से 2021 7 सालों तक इसी ईडी और सीबीआई ने कहा कि किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी। सीबीआई ने कह दिया किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। ईडी ने भी यही कहा किसी प्रकार का कोई अपराध साबित नहीं होता। जून 30 को 2021 के अंदर अचानक ईडी किसी दबाव के अंदर एक एफआईआर दर्ज करती है। 50-50 घंटों तक प्रताड़ित करने के लिए पूछताछ होती है, हेडलाइन बनाई जाती है, घोटाला का शोर होता है। और ऐसी चार्जशीट को लेकर जब कोर्ट में जाते हैं तो एजेंसी राज की पोल खुल जाती है। कोर्ट कहता है कि जहां पर कोई सबूत नहीं है, ऐसी चार्जशीट के ऊपर जहां कोई अपराध नहीं बनता उसके ऊपर संज्ञान लेने से कोर्ट मना कर देता है। 12 साल से आप जिस चीज की गीत गा रहे हैं, जो आप तमगा लगाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार के आपने पूरा फाइलों का जो मक्खड़ जाल बुना है उसका पर्दाफाश हो चुका है। अब आप कोई भी एफआईआर करें, जनता को सब समझ आ गया। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने कहा कि प्रतिशोध की राजनीति है, जनता सब समझती है। वहीं आपको बता दें कि रागिनी नायक कांग्रेस प्रवक्ता हैं, सुनिए क्या कुछ उनका भी कहना है। नेशनल हेराल्ड के केस में मोदी और अमित शाह जी की मुझे लगता है 2 दिन तक तो वो मुंह छुपाकर कहीं रो रहे होंगे, क्योंकि 12 साल से जो झूठ का एक पहाड़ खड़ा किया वो 1 मिनट में धराशायी हो गया। स्पेशल कोर्ट ने संज्ञान तक अगर नहीं लिया तो सोचिए कितना आधारहीन, कितना तथ्यहीन, कितना तर्कहीन केस था ये। पीएमएलए का सेक्शन 5 कहता है कि कोई जो अधिकृत व्यक्ति है उसके वही शिकायत दर्ज कर सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी तो कोई अधिकृत व्यक्ति थे नहीं। सीबीआई लगातार कहती रही कि हमें अधिकार क्षेत्र से बाहर जाना पड़ेगा, एफआईआर नहीं कर सकते हैं। अचानक फिर 2021 में एफआईआर दर्ज कर दी गई, उसके लिए भी आड़े हाथों लिया स्पेशल कोर्ट ने। तो सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी कहती रही कि यंग इंडिया जो है वो सेक्शन 25 कंपनीज एक्ट के तहत एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। ना पैसा हिल सकता है, ना प्रॉपर्टी हिल सकती है, ना शेयर होल्डर को कोई मुनाफा मिल सकता है, कोई डिविडेंड मिल सकता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है ही नहीं, और वो कोर्ट ने सिद्ध कर दिया। पर कोर्ट ने न सिर्फ ईडी की मनोहर कहानियों की कलई खोली, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि किस तरह से बदले की राजनीति,
विपक्षी दलों के नेताओं को लगातार घेरने की राजनीति और ईडी जैसी जांच एजेंसीज को कठपुतली की तरह नचाकर अपना स्वार्थ साधने की राजनीति मोदी सरकार कर रही है। उसका भांडा भी फूटा। ईडी जिसका कन्विक्शन रेट मोदी जी के कार्यकाल में 1% से भी कम है, उस पर क्या भरोसा किया जा सकता है जब 193 नेताओं के ऊपर केस हो और केवल 2 के आरोप सिद्ध हो पाए, तो वो केवल एक हंसी और एक मजाक के रूप में सिमट कर रह गई है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी और तमाम जो नेता हैं उनका दामन पाक और साफ निकला। सत्य की एक बार और जीत हुई है और मोदी जी को समझ लेना चाहिए कि वो सत्य को कितना भी परेशान करें, वो पराजित नहीं होगा। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने कहा कितने समय से ये सो रहे थे, अचानक से उठे और उसके बाद इन्होंने इस तरीके की कार्रवाई की। इनको एक करारा तमाचा जो है कोर्ट की तरफ से लगा है। इन्हें काफी दिनों तक नींद जो है नहीं आएगी, लेकिन इसके बावजूद अब कुछ भी सीखने को ये तैयार नहीं हो। इस मामले को लेकर महिमा सिंह जो है कांग्रेस की तरफ से उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर सवाल उठाए हैं और ये भी कह रही हैं कि किस तरीके से ये मामले की सच्चाई क्या है उसको उन्होंने एक्सप्लेन करने की बात कही। कहा कि इस मामले के बारे में जानिए, कुछ भी इस मामले में नहीं मिला है, किस तरीके से इसमें एजेएल का अधिग्रहण था, क्या सारा पूरा मामला था, लेकिन अब इस मामले को तोड़ मरोड़ के पेश करके ऐसे दिखाने का प्रयास किया जा रहा है जैसे कि लूप होल जो है वो इस तरफ ही है। सुनिए क्या कुछ कहना है उनका। 2013 में नेशनल हेराल्ड केस की शुरुआत किस तरह से की गई। 2013 में दोस्तों एक भाजपा के नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्होंने एक शिकायत की, प्राइवेट कंप्लेंट की। उस प्राइवेट कंप्लेंट के बेसिस पे उन्होंने चाहा कि सीबीआई उस पे एक्शन करे। प्राइवेट कंप्लेंट में कहा गया कि भाई नेशनल हेराल्ड के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने पैसे की हेरा फेरी की है। पीएमएलए जो इस देश के अंदर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, तो फौजदारी का मुकदमा करने का प्रयास किया गया। ऐसे में जब सुब्रमण्यम स्वामी की वो कंप्लेंट हुई तो सीबीआई ने देखा कि असल में मामला क्या है। तो देखा गया कि ये तो बड़ा झूठा आरोप लगाने का प्रयास किया गया है। ये जो 122 पेज का जजमेंट है, इसमें ये रिकॉर्ड भी किया गया कि उस समय सीबीआई ने लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि उनकी वो सीमा नहीं बनती थी, उनका दायरा नहीं था वो कानूनी तौर पे, तो उन्होंने 2013 में मना कर दिया कि हम इस पर एफआईआर नहीं कर सकते। मामला क्या था? मामला ये था कि आज़ादी के दौर में 1937 में, बड़ी अहम बात है, ज़रा ध्यान से आप लोग सब सुनिएगा। 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के बहुत से तमाम नेताओं ने, कुछ पत्रकारों ने साथ मिलकर के अंग्रेज़ों के खिलाफ 1937 में एक अखबार शुरू करने का काम किया जिसका नाम था नेशनल हेराल्ड। उस दौर में जब कोई मीडिया चैनल्स, अखबार इस तरह से नहीं होते थे जैसे आज हैं, वो नेशनल हेराल्ड हिंदी में नवजीवन के नाम से, उर्दू में कौमी आवाज़ के नाम से उसको जो है छापा गया और गांव-गांव तक पहुंचाया गया ताकि लोगों पर जो अंग्रेज़ों के अत्याचार हैं, लोगों तक उनकी बात पहुंचाई जा सके। 1940 में दोस्तों अंग्रेज़ों ने इस अखबार को बैन करने का काम किया। वो जो 1940 में अंग्रेज़ों ने किया, बस वही काम 2013 में सुब्रमण्यम स्वामी के माध्यम से भाजपा ने करने का प्रयास तो किया। सीबीआई ने मना कर दिया कि कोई ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं बनती है। उसके बाद 2015 में फिर से ये प्रयास किया गया। फिर से उन्होंने यही कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी जी जो बात कह रहे, तब तक ये मामला आगे नहीं बढ़ सकता था। लेकिन फिर भी आज आप सब ये सोच लीजिए, फिर भी किसके कहने पर ये केस जो है इसे चलाया गया पिछले कितने सालों से, और जो लोग सनसनी वाली खबरों को बड़े जो है रोचक तरीके से, बड़ी दिलचस्पी लेकर के देखते हैं, वो सब लोग देख रहे थे कि क्या होगा इस केस में, जैसे 2G स्कैम में देख रहे थे। और अंत में सामने क्या बात आई? अंत में सामने ये आया कि इसके अंदर कोई तथ्य ही नहीं था, कोई एफआईआर ही नहीं थी, और इसीलिए इस विशेष कोर्ट ने पिछले हफ्ते इसे खारिज कर दिया। पर भाजपा को इसकी भनक लग गई थी, इसीलिए भाजपा ने अभी चंद सप्ताह पहले एक और कंप्लेंट इसमें ईडी के माध्यम से करवाने का, एक एफआईआर करवाने का एक और कदम उठाया।
तो जैसा कि हमने उनका बयान भी सुना, आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 3 अक्टूबर को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। उधर जांच एजेंसी ईडी ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस ने मिलकर साजिश रची और मनी लॉन्ड्रिंग की। ईडी के मुताबिक इन लोगों से जुड़ी निजी कंपनी यंग इंडियन ने एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड की करीब 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर कब्जा किया और ईडी का आरोप है कि यंग इंडियन में गांधी परिवार के 76% हिस्सेदारी है और इसी कंपनी के 90 करोड़ रुपए के कर्ज के बदले एजेएल की संपत्ति को कथित तौर पर धोखाधड़ी से अपने नाम कर लिया। एजेंसी ने इस पूरे मामले में अपराध से अर्जित धन की राशि करीब 988 करोड़ रुपए आकी है। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दाखिल अर्जी पर अब अगले हफ्ते सुनवाई कर सकता है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, तमाम अपने नेताओं के बयान सुन लिए हैं और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।